हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि अभी आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का पेपर चल ही रहा होगा इस वक्त, और अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। पेपर आप लोग का 2 जून 2026 से शुरू हो चुका है, और अभी मैं आप लोग के डिमांड पर इस बार मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि है आप लोग का ग्रुप K4 का। और आप लोग जानते होंगे कि ग्रुप K4 में होता क्या है। ग्रुप K4 से अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो सीधे लेटरल एंट्री मिलती है, मतलब सीधा सीधा सेकंड ईयर में आप लोग जाएंगे। और ग्रुप K4 जो होता है वो मेरे भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होता है। तो आज उसी का मैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बैंक लेके आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया। सारा कोर ब्रांच है, और कोर ब्रांच का क्वेश्चन आगे आप लोग को ले आया इस बार। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि 60% आप लोग का मैकेनिकल ब्रांच का मतलब कोर ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 40% जो होता है मेरे भाई 40% आप लोग का PCM का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो अभी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस चक्र की दक्षता सबसे अधिक होती है यदि वे समान तापमान सीमाओं के बीच काम कर रहे हों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्नोट चक्र की। कार्नोट चक्र की दक्षता जो होती है सबसे अधिक होती है यदि वे समान तापमान पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है, कार्नोट चक्र एक आदर्श और उत्क्रमणीय चक्र है जिसकी दक्षता सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कार्नोट चक्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हुक का नियम कहाँ तक मान्य होता है। हुक का नियम कहाँ तक मान्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। प्रोपोर्शनल लिमिट तक, मतलब प्रोपोर्शनल सीमा तक हुक का नियम ये होता है, मान्य होता है। तो आप लोग ये जानते होंगे, हुक के नियम में पढ़े होंगे, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, मतलब स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है आप लोग के स्ट्रेन के, सीधा सीधा समानुपाती होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो हुक का नियम जो है, हुक का नियम कहाँ तक मान्य होता है, तो मेरे भाई हुक का नियम जो है आप लोग का प्रोपोर्शनल तक सीमित होता है। यहाँ पे लिखा भी है, प्रोपोर्शनल सीमा के भीतर ही प्रतिबल और विकृति सीधे समानुपाती होते हैं, मतलब प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है हुक के नियम अनुसार। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक वर्किंग साइकिल क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर पूरे होते हैं, ठीक है। देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये जान लो, ये ना आप लोग सीधे सेकंड ईयर में जाओगे, तो सेकंड ईयर में जाओगे तो मेरे भाई थोड़ा तो टफ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ही। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक वर्किंग साइकिल क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में पूरे होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 चक्कर में पूरे होते हैं, ठीक है, 2 चक्कर में पूरे होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 4 बार गति करता है और क्रैंकशाफ्ट 2 पूरे चक्कर करता है, ठीक है। ये हो जाएगा, थोड़ा कठिन है, ध्यान लगा के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है। तो मेरे भाई पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है कह रहा है। तो पास्कल का नियम जो है, पास्कल का नियम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थिर अवस्था में द्रव पर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किसी बंद बर्तन में स्थिर द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया बल सभी दिशाओं के समरूप से संचरित होता है। तो पास्कल का नियम जो होता है ना, वो स्थिर अवस्था में द्रव पर लागू होता है, स्थिर अवस्था में द्रव पर लागू होता है। एक बार फिर से जान लीजिए, पास्कल का नियम स्थिर अवस्था में द्रव पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। लेथ मशीन पर चूड़ी कसने, ये मैकेनिकल का कोर ब्रांच का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा टफ है, सीधे सेकेंड ईयर में जाना है, टारगेट है सेकेंड ईयर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई लेथ मशीन जो होती है ना, लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए हम लोग टम्बलर गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। किसका, टम्बलर गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका प्रयोग लीड स्क्रू की दिशा बदलने और फीड देने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां, बर्नौली समीकरण, बर्नौली प्रमेय जो होता है, बर्नौली समीकरण किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली का जो समीकरण होता है, बर्नौली का समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बर्नौली प्रमेय के अनुसार एक आदर्श अघूर्णीय द्रव के रेखीय प्रवाह में कुल ऊर्जा, जैसे दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये जान लो, बर्नौली प्रमेय का जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बर्नौली प्रमेय के अनुसार एक आदर्श अघूर्णीय द्रव के रेखीय प्रवाह में कुल ऊर्जा एक नियत रहती है। तो आप लोग ये जानते होंगे, ये बर्नौली थ्योरम का जो है ना, ρh² = कांस्टेंट, ऐसे ही कुछ था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही था।
रो जी एच प्लस रो स्क्वायर प्लस रो जी एच, ऐसे कुछ था, ऐसे टोटल मिला जुला के नियत कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया था, नियत कर दिया था। तो अगर कहीं भी नियत का बात आता है तो आप लोग सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, बर्नौली चाचा को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ बर्नौली का समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मेरे भाई बर्नौली का समीकरण जो है ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का समीकरण। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, थर्मोकपल किस प्रभाव पर कार्य करता है। थर्मोकपल जो होता है ना वो किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबेक प्रभाव पर, सीबेक इफेक्ट पर। जब दो अलग अलग धातुओं के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है तो उसके तापमान में अंतर रखा जाता है, तो उसमें क्या एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ एक उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जब दो अलग अलग धातुओं के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है तो उसके तापमान में अंतर रखा जाता है, तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। जब दो धातु के सिरों को जोड़कर एक परिपथ बनाओगे और उसके तापमान में अंतर रखोगे तो उसमें क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। यही होता है सीबेक प्रभाव, इसी को कहते हैं। कभी कभी सीबेक प्रभाव पूछ लिया तो ये लिख देना। तो क्वेश्चन यही है आप लोग का, थर्मोकपल किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो मेरे भाई थर्मोकपल सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक प्रभाव ये आप लोग को लिखा हुआ है, पीडीएफ अगर चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 मैकेनिकल ब्रांच का ही क्वेश्चन है। हाँ, रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग सबसे अधिक घरेलू स्तर पर किया जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब घरों में यूज होने वाले फ्रिज वगैरह जो होते हैं, तो फ्रिज में किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग सबसे अधिक घरेलू स्तर पर किया जाता है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, घरेलू फ्रिज में पिस्टन सिलेंडर आधारित रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग दबाव बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ घरेलू फ्रिज में पिस्टन सिलेंडर आधारित रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग दबाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो घरेलू में जो क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर का उपयोग जो होता है ना वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा फुल एनर्जी के साथ हैं, पढ़ाई करेंगे फुल एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे भाई, बेल्ट ड्राइव में स्लिप के कारण वेग अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेल्ट ड्राइव में स्लिप के कारण वेगानुपात पर जो प्रभाव पड़ता है ना वो वेगानुपात यहाँ पे घट जाता है। यहाँ पे लिखा है स्लिप के कारण आउटपुट पुली की गति कम हो जाती है जिससे वेग अनुपात घट जाता है। वेग अनुपात क्या होता है, घट जाता है बेल्ट ड्राइव में। किसी सामग्री का वह गुण जिसके कारण उसे पतली चादरों में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी सामग्री का वह गुण जिसके कारण उसे पतली चादरों में बदला जा सकता है मेरे भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैलिएबिलिटी कहते हैं, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे सोना होना होता है ना, इसको हम लोग पतली चादर में पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। सोने में मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, बोले तो इसको ये आप लोग जानते होंगे, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण सोने में पाया जाता है। इस गुण के कारण धातु को बिना तोड़े हथौड़ी से पीट कर चादर के रूप में दिया जा सकता है। समझ में आया, जिसकी तार जैसे कहते नहीं है कि क्ले आप लोग देखे होंगे, तो क्ले पे जब आप लोग मारेंगे तो क्ले टूटता नहीं है, लेकिन क्ले ऐसे ही चादर की तरह फैलता चला जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा गोल्ड, सोना भी इसका एग्जाम्पल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना। तो किस सामग्री के कारण वह गुण जिसके कारण पतली चादरों में बदला जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वेल्डिंग में स्पैटर क्या है। वेल्डिंग में स्पैटर क्या है, वेल्डिंग में स्पैटर क्या है ना, स्पैटर एक वेल्डिंग का क्या बोलते हैं, वेल्डिंग दोष है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, मतलब स्पैटर के कारण नुकसान होता है। वेल्डिंग के दौरान धातु के छोटे कण जो बाहर छिटक कर सतह पर चिपक जाते हैं उन्हें स्पैटर कहा जाता है, ठीक है। देखो इस वेल्डिंग में स्पैटर जो होता है ना, स्पैटर वही होता है जब वेल्डिंग करते टाइम धातु के छोटे छोटे कण इधर उधर छटक जाते हैं और चिपक जाते हैं ना ज़मीन पे, तो उसी को हम लोग स्पैटर कहते हैं। और स्पैटर जो है ना वो एक दोष है, वेल्डिंग का दोष है, ठीक है, जिससे आप लोग को वेल्डिंग करने से नुकसान होता है स्पैटर से। तो स्पैटर एक वेल्डिंग दोष है। क्वेश्चन नंबर 12, बॉयलर में सेफ्टी वैल्यू का मुख्य कार्य क्या होता है। सेफ्टी वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाई, बॉयलर में सेफ्टी वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बॉयलर के अंदर अतिरिक्त दबाव को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हम लोग सेफ्टी वाल्व का प्रयोग करते हैं। कहीं भी आप बॉयलर देखे होंगे, जैसे जहाँ पे बॉयल किया जाता है उसमें सेफ्टी वाल्व लगा होता है। उसमें क्या सेफ्टी वाल्व लगा होता है, तो वो इसलिए लगा होता है ना कि बॉयलर के अंदर जो अतिरिक्त दबाव बनता है ना, अतिरिक्त प्रेशर बनता है, उसको आसानी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है वाल्व का प्रयोग। अगर वही वाल्व नहीं रहेगा तो वो कुकर या जो भी बॉयलर है वो फट जाएगा, ठीक है। कैसे, अब बॉयलर के अंदर गैस भरा हुआ है, जो भी अतिरिक्त प्रेशर या गैस या दाब जो भी भरा हुआ है, प्रेशर
उस प्रेशर को आराम से सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का काम क्या करता है, सेफ्टी वाल्व। और अगर यही वाल्व नहीं रहेगा ना तो वो बॉयलर फट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी यही हुआ है कि अतिरिक्त दबाव को सुरक्षित बाहर निकालना। जब बॉयलर में स्टीम का प्रेशर वर्किंग प्रेशर से अधिक हो जाता है तो यह वाल्व अपने आप खुलकर स्टीम से बाहर निकल जाता है। सबसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमस कुकर। ठीक है मेरे भाई, कुकर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुकर। रूम लेके रहने वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 गियर के बीच सीधे संपर्क में आने वाले हिस्से को टूटने से बचाने के लिए क्या रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकलेस रखा जाता है। 2 गियर के दांतों के बीच दो गियर के दांतों के बीच छोड़ी गई थोड़ी सी जगह ताकि वे जाम ना हो सकें और आसानी से मैश कर सकें, तो इसीलिए वहाँ पे टूटने के लिए बचाने के लिए रखा जाता है टूटने से। तो क्वेश्चन मेरे भाई ये कह रहा है कि 2 गियर के बीच सीधे संपर्क में आने वाले हिस्से को टूटने से बचाने के लिए क्या रखा जाता है। तो टूटने से बचाने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैकलेस रखा जाता है। 2 गियर के दांतों के बीच छोड़ी गई थोड़ी सी जगह ताकि वे जाम ना हो और आसानी से मैश कर सकें। ऑप्शन नंबर 14, पॉइज निम्नलिखित में से किसकी उदाहरण है। पॉइज जो है ना, पॉइज निम्नलिखित में से किसका इकाई है, पूछा है, सॉरी, पॉइज जो है वो निम्नलिखित में से किसका इकाई है। ठीक है मेरे भाई, पॉइज किसका इकाई है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, गतिक श्यानता। ऑप्शन नंबर बी जो है गतिक श्यानता, सीजीएस प्रणाली में डायनेमिक विस्कोसिटी की इकाई पॉइज होती है। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब गतिक श्यानता की इकाई जो होती है हम लोग की क्या होती है, पॉइज होती है। तो पॉइज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पॉइज जो है ना डायनेमिक विस्कोसिटी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीजीएस प्रणाली में। हाँ, सीजीएस प्रणाली में ही रहेगा। आप लोग से लाइव जुड़कर पढ़ाने में अलग ही मज़ा आएगा। आप लोग एक बार मेरे किसी भी तरह, मेरे भाई अभी मेरे इस टाइम पे 13 सब्सक्राइबर हैं, अभी मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ। आप लोग इसको किसी भी तरह 50 सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि कम से कम 50 सब्सक्राइबर मांगता है लाइव पढ़ाने के लिए। तो मेरे भाई आप लोग सपोर्ट करके किसी भी तरह 50 सब्सक्राइबर कर दो, तो मैं आप लोग के साथ वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा, सीधा लाइव पढ़ाऊँगा। जिसका जो डाउट रहेगा सीधा लाइव आके पूछ ले। लाइव पढ़ाने में अलग ही मज़ा आता है। तो 50 सब्सक्राइबर कर दो तो लाइव पढ़ाऊँगा। हाँ, किसी तरह जल्दी से लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो मेरे भाई, 50 सब्सक्राइबर। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किस कपलिंग का उपयोग 2 ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के समांतर हों लेकिन अच्छी रूप से संरेखित ना हो। तो इसका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ओल्डम कपलिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, क्या, ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग, इसका उपयोग लेटरल मिस अलाइनमेंट मतलब समांतर लेकिन अलग अलग अक्ष जो होता है ना, उसे हम लोग लेटरल मिस अलाइनमेंट कहते हैं, वाले शाफ्ट को जोड़ने के लिए होता है। तो ओल्डम कपलिंग का प्रयोग कहाँ पे होता है मेरे भाई, ओल्डम कपलिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जब समांतर लेकिन अलग अलग अक्ष पे शाफ्ट हो, वहाँ पे शाफ्ट को जोड़ने के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किस कपलिंग का उपयोग 2 ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के समांतर हों लेकिन अच्छी रूप से संरेखित ना हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओल्डम कपलिंग। ओल्डम कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओल्डम कपलिंग वाले शाफ्ट को जोड़ने के लिए समांतर होता है लेकिन उसका अच्छा अलग अलग होता है। ये कौन सा, हाँ हो गया, एक मिनट, हाँ, आप लोग का ये 60% मेरे भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में, देखते हैं पार्ट 2 में। अभी आप लोग का अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होगा, पीसीएम वाला सेक्शन है। यहाँ थोड़ा आसान रहेगा। वो आप लोग का कोर ब्रांच था इसलिए वो थोड़ा पढ़ने में टफ था, लेकिन ये जान लो सेकेंड ईयर में जाने के लिए आप लोग को थोड़ा टफ तो करना पड़ेगा। सीधे सेकेंड ईयर में जा रहे हो भाई, डिप्लोमा 2 ही साल का तब रह जाएगा। तो 16 है क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन वहाँ है। तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। भाई सीधे जान लो 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध जो होता है ना, वो संवेग के 2 गुना करने पर 4 गुना होता है। ये आप लोग जानते होंगे, ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ना, अगर गतिज ऊर्जा का संवेग में संबंध यही होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। तो यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन सी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि पूछा है, सदिश राशि।
तो सदिश राशि इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल आघूर्ण, क्योंकि कार्य हो गया और ऊर्जा हो गया और चाल हो गया, ये तीनों आप लोग की क्या है मेरे भाई, अदिश हैं, ये तीनों अदिश राशि हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी बल आघूर्ण, ये आप लोग की क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि आप लोग की क्या हो जाएगी, बल आघूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है मेरा भाई, बल आघूर्ण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए ये एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ना है भैया। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आप लोग को आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर वाला जो है ना, ये सब आप लोग का अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर आप लोग पढ़ोगे नहीं, सीधा थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, मतलब सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में जाओगे। तो ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4i - 2j है, तो इनका अदिश गुणनफल मतलब ए डॉट बी क्या होगा। तो ए डॉट बी क्या है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग को कुछ करना नहीं है, गुणा कर देना। 2 × 4, देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। मैथ है, मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा। पिछले वीडियो में भी मैथ में टाइम लगा था, तो मैथ को एक्सप्लेन करूँगा बहुत ईजी वे में, आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो हम लोग ए लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ए डॉट बी बराबर होता है, इसका क्या लिख देंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ से लिखेंगे 2 × 4, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 × 4, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद अब इसको जोड़ देंगे 3 - 2 से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको और इसको जोड़ना है, फिर इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है, यही करना है। पहले आगे वाले को लाना है, फिर उसके बाद दूसरे वाले को लाना है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। पहले आप लोग आगे वाले को लाएंगे, फिर उसके बाद पीछे वाले को लाएंगे। तो 2 × 4 हम लोग पहले इसको ले आए, पहले इस क्या बोलते हैं, 2 × 4 पहले इसको ले आए और इसको ले आए, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं मेरे भाई। फिर उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, 3 × -2, यही तो है 3 × -2। 3 × -2 क्या है, बाद वाला ना, 3 × -2, यही तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कैलकुलेट करने पे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और 6 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और 8 में से 6 जाएगा, तो आप लोग का बचेगा और 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। यही देख लो यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, यही सेम चीज़ ए डॉट बी यहाँ पे ज्ञात करके रखा है। पहले 2 को लाया, फिर 4 को लाया, फिर 3 को लाया, फिर -2 को लाया, फिर टोटल इसको कैलकुलेट करके लास्ट में आंसर ले आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या, बी सही है, 2। तो ए डॉट बी ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी तरह से करेंगे, ए डॉट बी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मैथ का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन नंबर किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है ना, हम लोग सब इतना जान लीजिए, ऑक्टेन नंबर हम लोग पेट्रोल की गुणवत्ता को नापने के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। ऑक्टेन नंबर का प्रयोग पेट्रोल की गुणवत्ता को नापने के लिए किया जाता है। पेट्रोल की एंटी नॉक प्रॉपर्टी को मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है। डीजल के लिए सिटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। देख लो, कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए आप लोग। पेट्रोल के लिए अगर पूछा है तो क्या हम लोग करेंगे, ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर, और अगर डीजल के लिए पूछ ले रहा है ना तो सिंटेन नंबर, डीजल के लिए सिंटेन नंबर, ठीक है। पेट्रोल के लिए ऑक्टेन और डीजल के लिए सिटेन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन और डीजल के लिए सिटेन, इतना जान लीजिएगा, OCTANE ऑक्टेन, और इसका हो जाएगा सिटेन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग पेट्रोल और डीजल के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। यदि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है। भाई मेरे उसको हम लोग सिंगुलर, देखो आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर में मैथ पढ़ोगे ना, तो मैथ में आप लोग टॉपिक पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, वेक्टर। तो वेक्टर, अभी वेक्टर का एक ऊपर क्वेश्चन गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का डिटर्मिनेंट्स का और मैट्रिक्स का। तो आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े होगे, मैट्रिक्स का टाइप होता है सिंगुलर, फिर नॉन सिंगुलर, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रयोग होता है हम लोग के क्रेमर के रूल में। क्रेमर के रूल में ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यूज होता है। तो अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, इतना जान लो खाली। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यदि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है। तो वह मैट्रिक्स मेरे भाई क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है
जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के सारणिक का मान शून्य होता है उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसका इन्वर्स संभव नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका मान शून्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है? तो एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है ना, वो केवल तापमान पर निर्भर करती है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी, केवल तापमान पर निर्भर करती है। जूल के नियम के अनुसार आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उसके परम ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो जूल के नियमानुसार आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा सिर्फ उसके तापमान मतलब परम ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है आप लोग की? केवल और केवल तापमान पर निर्भर करती है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई? भाग 3 दिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन अब यहाँ से दिया है। ठीक है। देखो सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप लोग को फर्स्ट ईयर का तो छोड़ना पड़ेगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल इंजीनियरिंग का भाग तीन है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बिना देरी किए हुए। 3 क्वेश्चन और बचा, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई क्या कह रहा है? पूरे एनर्जी के साथ अभी भी लगा हूँ आप लोग के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक शीट कहाँ पर बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक शीट जैसे मैं आप लोग को पहले बता दूँ, आप लोग की ये पूरा मोबाइल का स्क्रीन मेरा ड्राइंग का मान लो पेज है, तो टाइटल ब्लॉक शीट हम लोग कहाँ पे बनाएंगे? देखो मैं बता दूँ, हम लोग जो मैं पढ़ा हूँ मेरे भाई, ये सब तो पता ही है अपने को। तो टाइटल ब्लॉक शीट मान लो ये पूरा स्क्रीन है, तो हम लोग दाहिने तरफ, देखो ये हो गया आप लोग का ये हो गया आप लोग का राइट और ये हो गया आप लोग का लेफ़्ट, यही तो होता है राइट और लेफ़्ट। ठीक है। तो ये पूरा स्क्रीन हो गया आप लोग का, ये पूरा मेरे ओहो कट गया, ये पूरा मेरे भाई फिर से स्क्रीन बना देते हैं, ये पूरा स्क्रीन हो गया। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक शीट जो होती है ना, कहाँ पर बनाई जाती है? तो टाइटल ब्लॉक शीट हम लोग दाहिने साइड नीचे बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है। दाहिने तरफ नीचे, दाहिने तरफ और यहाँ पे देख लो, दाहिने तरफ और नीचे। ठीक है, इसी तरह से बनाते हैं। इसकी भी माप होती है अलग अलग। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बॉटम राइट कॉर्नर। सीट के नीचे दाहिने कोने में टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, जिस ड्राइंग पर नाप, पैमाना और नाम आदि का अंकन किया जाता है। ठीक है। तो दाहिने तरफ कोने में टाइटल ब्लॉक को बनाते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर 23, शुद्ध लोहा कौन सा होता है? शुद्ध लोहा, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? शुद्ध लोहा कौन सा होता है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन या स्टील? तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉट आयरन को ही हम लोग शुद्ध लोहा कहते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है हम लोग का शुद्ध लोहा क्या होता है? रॉट आयरन। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। व्याख्या, ये सब व्याख्या जो नीचे ग्रीन वाला लेके आऊँ ना, वो व्याख्या है। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग को बता दे रहा हूँ, समझाने के लिए भी लाया हूँ मेरे भाई, कि समझो कि चीज़ होती कैसे हैं चीज़ें। ठीक है। देखो मैं ये कहता हूँ, पढ़ाई को रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करो। समझोगे तो पढ़ाई करने में और मज़ा आएगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ तो मुझे भी पहले पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो मैं जब जाना है मोटर ऐसे चलता है, ट्रांसफार्मर ऐसे काम करता है, तो मुझे भी क्या हो ना, पढ़ने में मन लगने लगा। हाँ भाई ऐसे ऐसे, तब मन लगा। तो इसीलिए कहता हूँ चीज़ों को समझने की कोशिश करो। क्या करो? चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 23 जो था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 23 जो था, शुद्ध लोहा का प्योरेस्ट फॉर्म जो है, शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो शुद्ध लोहा हम लोग का होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.1% से भी कम होती है, 0.1% से भी कम होती है, इसलिए इसे हम लोग सबसे शुद्ध लोहा कहते हैं। सबसे शुद्ध लोहा क्या होता है? रॉट आयरन। क्या होता है? रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है आप लोग का, जिसे हम लोग पिटवा लोहा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए भागों को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए भागों को दिखाने के लिए किस प्रकार की लाइन मतलब रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैश्ड थिक लाइन। अदृश्य कोरों या छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए हम लोग छोटे छोटे डैश वाली रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डैश्ड थिन लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए डैश्ड थिन लाइन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक अच्छे कटिंग टूल में सामग्री निम्नलिखित में से
एक अच्छे कटिंग टूल सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। भाई थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करना। ठीक है, ठीक 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 इसको हटाओ 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 हटाओ। हाँ, अब देखो क्या है कि क्वेश्चन फिर से देखते हैं मेरे भाई। 25वां और लास्टवां क्वेश्चन क्या है, एक अच्छे कटिंग टूल सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च लाल कठोर होना चाहिए और उच्च घिसाव प्रतिरोध होना चाहिए और पर्याप्त टफनेस भी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उपरोक्त सभी टूल को उच्च तापमान पर अपनी कठोरता बनाए रखने के लिए घिसना नहीं चाहिए और झटके सहने के लिए टफ होना चाहिए। तो एक कटिंग टूल की सामग्री में निम्नलिखित में से ये सब गुण होना चाहिए। सबसे पहले तो कठोरता बनाए रखनी, उच्च तापमान पर कठोरता बनाए रखनी चाहिए, घिसना नहीं चाहिए और झटके सहने के लिए टफ होना चाहिए। ये तीनों आप लोग का यहाँ पे लिख रखा है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा हम लोग का सही। तो ये हो गया आप लोग का 25 क्वेश्चन समाप्त। ये जान लीजिए परीक्षा पैटर्न लेके आया हूँ। परीक्षा का पैटर्न इसी तरह से रहेगा कि ग्रुप K4 लेटरल एंट्री परीक्षा में कोर ब्रांच मतलब मैकेनिकल ब्रांच के 60 प्रश्न और अप्लाइड साइंस PCM के 40% प्रश्न का अनुपात रहता है। और ये 25 प्रश्न बैंक आपके रिवीजन को तेज करने के लिए ही डिज़ाइन करके मैं लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि कोर ब्रांच मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 60% और PCM के 40% प्रश्न का अनुपात रहता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।